दो तस्कर समझकर जो है एक गोरक्षक ने उसका पीछा करके गोली मार दी। अरे भैया, वो गो तस्कर होता भी एक मिनट के लिए मान लो, तो क्या किसी नागरिक को ये अधिकार दिया जा सकता है या भाजपा शासित सरकारों ने अप्रत्यक्ष रूप से ये अधिकार दे दिया है कि भैया तुम अब गोरक्षक हो और जैसे ही गो तस्कर तुम्हें मिले तुमको ये अधिकार है कि उनको गोली मार दो या भीड़ द्वारा पीट पीट के मार डालो। तो ये अधिकार केवल और केवल भाजपा शासित प्रदेशों में ही है। अभी जिस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, गौरक्षक के नाम पर ये भक्षक बन के घूम रहे हैं, और कौशिक जिसने हत्या कर दी वो ये कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये ब्राह्मण हत्या हो गई मुझसे, मुसलमान होता तो शायद मैं ख़त्म कर देता। तो इस मिथ को आप किस तरीके से देखते हैं? ये इस जो उसने बोला, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो कौशिक ने बोला वो उसके संबंध में बोलना हमारा पार्ट नहीं है। उसकी जांच प्रशासन करेगा, अदालत करेगी। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत हत्या नहीं थी, ये एक राज्य प्रायोजित हत्या थी। मेरी उम्र 47 साल हो गई और ना तो मैंने कभी हिंदी में और ना कभी अंग्रेजी में मैंने मॉब लिंचिंग वर्ड सुना। ये जब मैंने पहली बार पेपर देखा तो उसकी हेडिंग शायद ये थी कि गौ तस्कर समझकर जो है एक गोरक्षक ने उसका पीछा करके गोली मार दी। अरे भैया, कोई वो गो तस्कर होता भी एक मिनट के लिए मान लो, तो क्या किसी नागरिक को ये अधिकार दिया जा सकता है या भाजपा शासित सरकारों ने अप्रत्यक्ष रूप से ये अधिकार दे दिया है कि भैया तुम अब गोरक्षक हो और जैसे ही गो तस्कर तुम्हें मिले तुमको ये अधिकार है कि उनको गोली मार दो या भीड़ द्वारा पीट पीट के मार डालो। तो ये अधिकार केवल और केवल भाजपा शासित प्रदेशों में ही है, और ऐसा किसी नागरिक को अधिकार देना ना तो उचित है ना ही वैधानिक है। आपकी जो पार्टी है वो अभी मैंने सुना कि आप ब्राह्मणों के लिए और सवर्णों के लिए ही अधिकतर आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं। जी। लेकिन एक तरफ भाजपा पार्टी है जो पूरी सवर्ण की पार्टी है और हमेशा से हिंदू की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। तो एक हिंदुत्व के नाम पर किसी की हत्या कर देना कहाँ तक सही है? फिर उसको डिस्क्राइब करना कि भाई हम मुसलमान होता तो हम उसको छोड़ते नहीं, और फिर वहाँ पर मिश्रा नाम आ जाता है और आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर ठोक दिया जाता है गोली से। देखिए, आपका जो ये दावा कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है, मुझे कोई फ़ोटो दिखा दीजिए, कोई पोस्ट दिखा दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए जिसमें भाजपा के किसी नेता ने कहा हो कि हम सवर्णों की पार्टी हैं। तब से मैं मान लूँगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एक चीज़ सच्चाई तो ये है कि सवर्ण इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। सवर्ण चूँकि वोट बैंक नहीं होते इकट्ठा, सबके पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इसलिए नेताओं के बरगलाने में नहीं आते और थोक वोटिंग नहीं करते। इसीलिए सवर्णों से संबंधित कोई भी अपराध होता है, कोई भी काम होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और भाजपा तो अब ये मानने लगी है कि सवर्ण हमारे बंधुआ मजदूर हैं, इनसे केवल वोट लेना है और इनको कोई सुविधा देना नहीं है। सारी चीज़ें सवर्णों से छीन छीन के अवर्णों को दी जा रही हैं, और ये बिल्कुल गलत मान्यता है कि ये कहना कि अगर मुसलमान होता तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो भाजपा घोषित कर दे कि हम हिंदुओं की ही सरकार हैं, क्यों नहीं घोषित कर सकते? अरे भाई, जब आप चुनाव लड़ रहे हो तब आप अपने वोट बैंक को देखो, लेकिन अगर आपकी सरकार बन गई, आप प्रधानमंत्री बन गए, तो आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हो, आपकी जो सत्ता है पूरे भारत की सत्ता है, उसमें अब आप वर्गीकरण करना बिल्कुल ही अनुचित है। और ख़ासकर जहाँ वर्णवाद ख़त्म हो रहा है, दुनिया के सारे देशों में नस्लवाद ख़त्म हो रहा है। विभाजन था गोरे और काले का, भारत में सवर्ण और आवर्ण का, वहाँ भारत में ये चीज़ बढ़ रही है। और ये बात सच है कि ये पूर्वाग्रह से काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और जैसे बदले की भावना से वो मुसलमानों को सज़ा देना चाहती है।
अखलाक हो, तबरेज़ हो, नासिर जुनैद हो, और अभी जो महाराष्ट्र में हुआ मुसलमान जो थे उनके साथ मारपीट हुई, अभी जो दादरी में हुआ उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई और पीट-पीट के मार दिया गया। तमाम 10 साल में इतने मुसलमानों को इसी तरीके से गौ रक्षक दल जो है मारते आ रहे हैं, मॉब लिंच हो जा रहे हैं। तो क्या ये जो तमाम हिंदुत्ववादी जो अपने आप को बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, और ये गौ रक्षक जो बनकर घूम रहे हैं, एक गौ को बचाने के लिए किसी की हत्या का इनको अधिकार किसने दिया है? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा इस देश के नागरिकों से कि गौ हत्या करने पे किस कानून की कौन सी धारा लगती है? किस कानून की कौन सी धारा लगती है? मुझे तो अभी तक खैर पता नहीं चला है। भाई आप सरकार में हो, विधानसभा आपकी है, संसद आपका है, तो आप क्यों नहीं एक कानून बनाते कि गाय की हत्या करने पे इस कानून की ये धारा लगेगी और उसकी ये सज़ा है? ये तो आप करते नहीं। आपने आवारा लोगों को ये अधिकार शायद दे रखा है कि जैसे ही गो तस्कर मिले तो उसको किसी भी स्थिति में चाहे पीट के मार डालो या आपके हाथ में हथियार हो तो उससे मार डालो। अरे भाई, अगर आपको गो रक्षा का इतना ही वो है तो इसके संबंध में अभी तक कानून क्यों नहीं बना? तो सिर्फ शक पर ही मारा जाता है। अधिकतर केस यही हुए हैं कि शक के बिना पर ही उनको मार दिया गया। देखिए, ये मॉब लिंचिंग शब्द ही जो है वो शक के बिना पर ही चलता है। अगर कानून में इस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता और इससे संबंधित सज़ा की धारा होती तो पुलिस हस्तक्षेप करती, ना कि सामान्य नागरिक जो अपने को गोरक्षक कहते हैं वो हस्तक्षेप करते हैं। उस गोरक्षक को पकड़ो, और मैं अभी उस गाली का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ सम्मानजनक रूप से, और उससे पूछो कि इसकी हत्या के अलावा तूने गौ के लिए और क्या क्या किया है ज़िंदगी में, किस बात का तू गौरक्षक है? आपको लगता है कि इस तरीके के तमाम हिंदुत्ववादी संगठन और गौ रक्षा संगठन जो बनाए गए हैं, क्या इस पर लगाम लगानी चाहिए, सरकार को बंद नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो संगठन बनाए गए हैं, संगठन शब्द बहुत लूज है। जो उसका ऑफिशियल नाम है वो है ट्रस्ट या सोसाइटी। ट्रस्ट या सोसाइटी जब कोई बनाता है उसमें भले अपना उद्देश्य रखे कि हम गौ की रक्षा करना चाहते हैं, तो वो एक बाइलाज सरकार को देता है। उसमें बताता है हमारी संस्था कैसे चलेगी, हमारी मोडस ऑपरेंडिस या कार्य प्रणाली कैसे होगी, तो ऑलरेडी सरकार के नियंत्रण में है। और ये जो फर्जी तथाकथित गौ रक्षक या कोई भी संस्था बना लेते हैं जिसका कोई रजिस्ट्रेशन सरकार में नहीं होता, मैं इसमें आरएसएस को भी शामिल करना चाहूँगा कि उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं है, तो वो कंट्रोल सरकार द्वारा होंगे अपने बाइलाज से, उसके संबंध में जो कानून है। और जितने भी तथाकथित अनौपचारिक संगठन हैं, सरकार ये डिक्लेयर करे कि आगे के 30 दिन में अगर आप वैधानिक संगठन नहीं बनेंगे, चाहे आप ट्रस्ट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, चाहे कंपनी के रूप में, चाहे सोसाइटी के रूप में, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो उड़ते उड़ते लोग आते हैं और कहते हैं मेरा फला संगठन है, मैं तो ये करने का अधिकार रखता हूँ, ये बंद हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको बंद नहीं करेगी, क्योंकि यही लोग जो अनौपचारिक है ये भाजपा को वोट दिलाने में मदद करते हैं। मैं अब आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ कि आर्यन मिश्रा के आप घर आए, उनके माता पिता से मिले, तो अब इनकी किस तरीके से आप आर्थिक रूप से कैसी मदद करेंगे, या सामने आएंगे, या फिर संवैधानिक तरीके से कानूनी लड़ाई जो प्रक्रिया है, क्योंकि तमाम लोग उनके पास आ रहे हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं बता रहा है। कोई कह रहा है कि इस तरीके का आप प्रदर्शन करिए और यहाँ पर आइए, सड़कों पर थोड़ा सा उतरिए, लेकिन संवैधानिक रूप से आप कैसे उनके साथ हैं और आर्थिक रूप से कैसे साथ हैं? देखिए, अगर सरकार शौचालय बना के नहीं देगी तो लोग रोड पर ही तो सारे काम करेंगे। सरकार को चाहिए कि भारत के हर ज़िले में कम से कम एक स्थान ऐसा रिजर्व करे, और लोकतंत्र में होना भी चाहिए कि जहां आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको पूर्णतः सुरक्षा दी जाएगी।
जितने भी लोग आएँ, जैसा भी प्रदर्शन करना चाहते हैं वो आप कीजिए, वो जगह ही लोकतंत्र के रक्षा के लिए है। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदर्शन स्थल था जंतर मंतर, उसे किसी न किसी बहाने से वहाँ से हटाने की कोशिश करती है और हटा भी देती है। जब लोकतंत्र में आपको विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? अन्य उपाय अपनाएंगे। आप वहाँ सरकार को नहीं बता सकते, राष्ट्रपति को नहीं बता सकते अपनी तकलीफ, तो क्या करेंगे? रोड पर ही तो चिल्लाएंगे, पथराव ही तो करेंगे, चक्का जाम ही तो करेंगे, भारत बंद ही तो करेंगे। ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए कम से कम एक स्थान प्रत्येक ज़िले में, लगभग 850 ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले में एक स्थान जो है लोकतंत्र के लिए होना चाहिए। भाई कोई भी हमेशा सत्ता में नहीं रहता है, जब भी वो सत्ता में नहीं रहेगा तो वो अपनी आवाज़ कहाँ उठाएगा? इसके लिए जो है वो स्थान ज़रूरी है और हर ज़िले में जंतर मंतर जैसा कोई स्थान होना चाहिए। नहीं, वो तो स्थान है, लेकिन आर्यन के जो माता पिता हैं इतने जानकारी नहीं है उन्हें, वो कैसे वहाँ तक जाएंगे? क्या कुछ आप कानूनी तरीके से उनके साथ आएंगे, कानूनी देखिए, तरीके से उनकी सहायता करेंगे? हम लोग सरकार नहीं हैं, इसलिए किसी भी काम को करने का हमें अधिकार नहीं है। हम केवल बोल सकते हैं, अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और कोई छोटी मोटी मदद हो तो हम लोग कर सकते हैं। अब हमने इनके लिए ये निर्धारित किया है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। हम चाहते हैं कि ये जंतर मंतर पे एक दिन का धरना दें और अपने जो पत्र है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को दें और ये मांग करें कि पहला तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को इस संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरा, हम चाहेंगे कि ये लोग मांग करें कि घर के कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, एक फ्लैट दिया जाए और 50 लाख रुपए जो है इनको नगद दिए जाएं। और इनके परिवार की स्थिति ये है कि जो इनके पिता हैं वो कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, अभी बहुत कमाने की स्थिति में नहीं है। सरकार अगर ये काम कर देती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद का पात्र होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम तो सवर्णों की पार्टी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग हमें पूरा समर्थन देते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आपने ये मदद इस परिवार की तो हम भी 4 लोगों को कहेंगे कि ब्राह्मण आपके साथ हैं और आपके सरकार में ज़्यादा सुरक्षित हैं और इनका स्वाभिमान बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने इन लोगों से बात की, क्योंकि ये पार्टी से है, सवर्ण की पार्टी है और हमेशा से मुद्दे उठाते हैं सवर्णों के। तो आज आर्यन के परिवार से ये लोग मिले और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसी तरीके की जो भी सहायता होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।